नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, क्या अफवाहें हैं। इसके अलावा कुछ जरूरी बातें हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझाते हैं जिससे आपका फायदा होता है इस महामारी के दौर में, जिन्हें जानना जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की। दरअसल इस बार वायरस लोगों पे जिस तरह से असर डाल रहा है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है और जल्दी पड़ रही है। ऐसे में कई लोग होम आइसोलेशन में भी हैं, वहां अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तब उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। सब लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मुहैया करा पाते। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आजकल लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। लेकिन होता क्या है आखिर ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर? दरअसल आपके ही आसपास जो हवा है उसमें से ऑक्सीजन निकाल के उसको शुद्ध करके एक ट्यूब और के जरिए आपकी नाक तक इसको सीधा सप्लाई किया जाता है। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। ये लगातार कुछ वक्त तक एक साथ चल सकता है। इसे बिजली से चलता है। ये एक तरह की मशीन है जिसे आप इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगा सकते हैं। पोर्टेबल भी होता है जो कि बैटरी से चलता है, लेकिन ज्यादातर लोग घर में बिजली वाला ही इस्तेमाल कर रहे हैं और ये महंगा काफी है। इसके मेंटेनेंस में हालांकि खर्च कम आता है क्योंकि इसमें आपको सिलेंडर की तरह बार बार ऑक्सीजन नहीं भरवानी पड़ती। लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए ये जानना जरूरी है, और इसके अलावा कैसे इसका सही चुनाव किया जाना चाहिए ये बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कई लोग इसे ऑनलाइन खरीद रहे हैं और सही तरीके से उसके बारे में उसकी डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो गलत चीज खरीद लेते हैं और हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। इसलिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं जो कि आपको बताएंगे कि आप कैसे एक सही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर गुप्ता जुड़ गए हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल दिल्ली से, और डॉक्टर गौतम सहगल हैं जो कि सीईओ हैं वेडमेट हेल्थ केयर के। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, कब जरूरत पड़ती है एक इंसान को, एक शख्स को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की? कैसे पता चलेगा हमें कि अभी हमारे लंग्स जो जिस तरह से सांस ले रहे हैं वो काफी हैं, या हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या कोई और एड की जरूरत है? डॉक्टर गुप्ता, आपका ऑडियो शायद म्यूटेड है। आई एम सॉरी। हाँ जी, तो ये बहुत ही अहम प्रश्न है और बहुत लोग मुझे भी रीच आउट करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऑक्सीजन लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, वगैरह वगैरह। हम कोविड में देख रहे हैं कि जो मरीज होते हैं इनके फेफड़े सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। आज की तारीख में सबको ये बात मालूम है। और जब फेफड़े इफेक्ट होते हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो गिरनी शुरू हो जाती है। तो आज की तारीख में हर आदमी को अपने घर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी चीज डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जब अपनी उंगली पे लगाते हैं और आप देखते हैं आपके शरीर में ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो परसेंटेज सैचुरेशन है, वो कितनी है। आमतौर पर ये 100% के आसपास होती है, कुछ लोगों में 97 to 100 के आसपास इसको हम नॉर्मल मानते हैं। जब आपके फेफड़ों में कोविड फैलना शुरू हो जाता है तो हम उस ऑक्सीजन परसेंटेज को बहुत क्लोजली से मॉनिटर करते हैं, और जब आपकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 90, 89, 91 के आसपास रहती है तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन आप दो तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि आपने बताया था अंजलि, या तो सिलेंडर लो या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल करो। और जब भी आप ऑक्सीजन लो तो आप एम करो कि जो मेरी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वो 94-95 के आसपास आ जाए, तो सप्लीमेंट हो जाए, आपकी जो ऑक्सीजन की प्योरिटी आपको जो मिल रही है वो बढ़ जाए, ताकि आपके शरीर को इनफ ऑक्सीजन मिल जाए रिकवरी के लिए। जी, डॉक्टर सहगल, आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार में अगर जाता है इंसान ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए तो क्या ऐसी बातें हैं जो उसे जरूर देखनी चाहिए और या पूछनी चाहिए खरीदते वक्त? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदते साहब आपको दो तीन चीजें देखनी चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए कि आपको कितने लीटर की डिवाइस चाहिए। वो डॉक्टर गुप्ता या डॉक्टर बता सकते हैं कि आपको 5 लीटर चाहिए, 8 लीटर पर मिनट चाहिए या 10 लीटर चाहिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको देखना है कि जो ऑक्सीजन आपको मशीन से दे रहा है उसकी प्योरिटी 90% से ज़्यादा होनी चाहिए हर मोड पे। इसका ये मतलब है कि आप 1 लीटर ले रहे हैं, 5 लीटर ले रहे हैं, 10 लीटर ले रहे हैं, वो 90% से ऊपर होनी चाहिए। इसके ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मशीन में। उसके साथ आपको
नली जो लेनी चाहिए जिसको हम कैनुला कहते हैं, वो 2 कैनुला होनी चाहिए। उससे ये होता है कि एक कैनुला भी खराब हो जाए, आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जिससे आप ले रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि अगर आपकी मशीन खराब हो जाए, आप कितने वक्त में ये मशीन को आप बदल सकते हैं। क्योंकि ये टेलीविजन नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन रुक सकते हैं, आपको उसी चंद घंटों में ये मशीन बदलवा लेनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉन्सेंट्रेटर। जी डॉक्टर गुप्ता, मान लीजिए कि अगर शख्स खरीद कर लाता है अपने घर पे ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, घर में कैसे कौन कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और हम 5 लीटर का लेके आते हैं, जो कि अक्सर लोग मानते हैं कि काफी है, तो कितने लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इसका इस्तेमाल हो? देखिए, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है ये अन्य तरह के आते हैं, कोई 5 लीटर, कोई 8 लीटर और कोई 10 लीटर। सो डिपेंडिंग अपॉन, जो 10 लीटर है उसको हम नॉर्मली मेडिकल ग्रेड कहते हैं, और जो बाकी 4-5 लीटर के होते हैं उनको हम यूजुअली होम यूज वाले कहते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोई नई चीज नहीं है, ये मार्केट में काफी पहले से है। मेरे ख्याल से इसका आविष्कार जो है 1970 के आसपास किया गया था, 1975 के आसपास किया गया था। और उसके बाद से जो सीओपीडी के मरीज जैसे जो होते हैं, सीओपीडी एक फेफड़ों की बीमारी होती है जो सिगरेट पीने से और बाकी अन्य दिक्कतों से होती है, तो उन लोगों का ऑक्सीजन कम होता है, तो उन लोगों को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काफी समय से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है ये इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। जो आप जो 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 नॉर्मल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो आजकल काफी सारे मिल रहे हैं, ये अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। हमारा मकसद ये होता है जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो वो 93% प्लस ऑक्सीजन की जो प्योरिटी है जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निकाल रहा है वो एटलीस्ट अबव 90% होनी चाहिए। नॉर्मली ये देखा गया है कि ये जो कुछ जो सस्ते वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होते हैं जो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो जैसे जैसे आप उसका फ्लो रेट बढ़ाते हैं, फ्लो रेट यानी कि 1 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट, जब आप उनका फ्लो रेट बढ़ाते हैं तो उसकी जो प्योरिटी होती है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें माइंड में रखनी है जब आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे होते हैं, कि जो ऑक्सीजन की प्योरिटी ना घटे। क्योंकि अगर आप 5 लीटर पे आपने इसको इंक्रीज कर दिया और आपकी ऑक्सीजन की प्योरिटी कम हो गई, तो फायदा आपका काफी कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए जरूरी है कि आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में हैं तो भी मॉनिटर करते रहें अपने ऑक्सीजन बॉडी में कितना है उसको ऑक्सीमीटर से। डॉक्टर सहगल, अगर ये कॉन्सेंट्रेटर इस्तेमाल करते करते, क्योंकि घंटों तक इस्तेमाल हो रहा है, जब इसको क्या ब्रेक देनी पड़ती है या कोई ऐसी स्थिति आती है कि जब आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को स्विच ऑफ करना जरूरी हो जाता है, तब क्या करे पेशेंट? आपके 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि कितने लोग इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मशीनें आती हैं इसमें एक टाइम पे एक आदमी या औरत इसमें यूज कर सकते हैं, बट मशीनें ये भी आती हैं जिसमें 2 लोग साइमल्टेनियसली मशीन पे चल सकते हैं। आजकल क्योंकि शॉर्टेज है मशीनों की, आपके पास एक कैनुला भी आता है जो एक 2 लोग सिंगल मशीन पे भी यूज कर सकते हैं। अब कितना टाइम मशीन चलाना है डिपेंड करता है मशीन के कंप्रेसर या मशीन के वेट पे। लगभग जो एवरेज मशीन है जो चाइना से आती है जो है वो 6 से 8 घंटे चलती है। पर हम तो यही सलाह देते हैं कि आप 6 से 8 घंटे के बाद अगर जैसी मशीन है उसको बंद कर दीजिए, और उसके साथ घर में अगर आपके पास एक सिलेंडर भी होगा तो दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका कॉन्सेंट्रेटर बंद है तब आप ऑक्सीजन पे जा सकते हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप 3 लीटर ले रहे हैं या 2 लीटर ले रहे हैं, और अगर आप सिलेंडर पे जाएंगे तो आपको कम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटर है आपको खाली 90 to 93% प्योरिटी दे रहा है, जो सिलेंडर है वो आपको 99% से ज्यादा प्योरिटी दे रहा है। तो लोग जब देखते हैं कि उनकी इंप्रूवमेंट ऑक्सीजन सिलेंडर पे ज्यादा होती है और जब कॉन्सेंट्रेटर पे जाते हैं तो वो रॉन्ग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेना चाहते हैं। तो सिलेंडर से जब आप कॉन्सेंट्रेटर पे जाएं तो आप प्लीज ज्यादा लीटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लें। जी डॉक्टर गुप्ता, जो लोग शुरुआती स्टेज में होते हैं, जिनको अभी अभी डायग्नोस हुआ होता है, उनको कभी कभार ये भी सलाह दी जाती है कि नेबुलाइजर इस्तेमाल करें तो उससे शायद ऑक्सीजन का इनटेक बेटर हो। क्या ये वाकई में सच है और इसका फायदा होता है?
देखिए, ये जो नेबुलाइजेशन की बात है, नेबुलाइजेशन उन लोगों में ज्यादा स्पेसिफिक, ज्यादा बेहतर होती है जिन लोगों को एस्थमा होता है, नॉर्मली एस्थमा होता है या पुरानी कोई लंग की दिक्कतें होती हैं जिसमें उनको जरूरत होती है। ये माना जाता है कि जो नेबुलाइजेशन है के अंदर अगर हम स्टेरॉइड डालें, इनहेल स्टेरॉइड्स डालें, तो क्या वो स्टेरॉइड्स अंदर जाकर जैसे हम ओरल स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो क्या इनहेल स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो जाके थोड़ा आपके लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, क्या वो थोड़े बेहतर और फायदेमंद होंगे? इसके बारे में चर्चा काफी होती है, क्या ये हेल्प करता है, नहीं करता इनहेल स्टेरॉइड्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आज की तारीख में काफी डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि इसकी शायद थोड़ी बेनिफिट होती हो। जी, चलिए, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सोच समझकर इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को खरीदेंगे। जो डॉक्टर्स ने टिप दी हैं उनका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद व्यूअर्स ने सवाल भेजे हैं जिनका जवाब आप देंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और डॉक्टर समीर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, पहला सवाल ले लेते हैं जो अर्जुन ने भेजा है दिल्ली से। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि जो हृदय संबंधित रोगी हैं क्या वो ये वैक्सीन ले सकते हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं क्या ये वैक्सीन उनके लिए सुरक्षित है? अर्जुन, ये आपने थैंक यू फॉर सेंडिंग द मैसेज अर्जुन। और जो आपका पहला प्रश्न था, क्या ये जो हृदय से पीड़ित लोग हैं, जो हृदय की बीमारी से पीड़ित लोग हैं, क्या वो ये वैक्सीन ले सकते हैं? और उसका उत्तर है एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये इनफैक्ट जो हृदय से पीड़ित लोग होते हैं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं हृदय, तो जो मेरे मरीज हैं वो सारे हृदय मरीज होते हैं। और हमने ये देखा कि ऐसे मरीजों जब कोविड होता है तो उनकी रिस्क ज्यादा होती है, उनमें पुअर आउटकम्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों में जो वैक्सीन होती है वो बहुत जरूरी होती है क्योंकि वो इन्फेक्शन को कम कर सकती है। तो डेफिनेटली आप अपने लोगों को बताइएगा कि हृदय की बीमारी से पीड़ित लोग होते हैं वो लें इसको। और जहां तक कि बुजुर्ग की बात है, बुजुर्ग लोगों में भी ये वैक्सीन डेफिनेटली लेनी चाहिए। मेरे काफी मरीज हैं, मेरे काफी जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के जब उम्र क्या बोलोगे, 60 बोलोगे, 70 बोलोगे, 80 बोलोगे, इन सब कैटेगरी के लोगों ने ये वैक्सीन ली है और बहुत सेफ रहे हैं वो लोग, और ये डेफिनेटली उनको लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं जो हमें पावी ने भेजा है। नमस्कार, मेरा नाम पवी है। मेरा प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है मगर उसे कोरोना नहीं हुआ, तो क्या ऐसे में उसे वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? धन्यवाद। डॉक्टर गुप्ता, ये बहुत ज्यादा मैंने देखा है लोगों में चिंता होती है। उनको ये लगता है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो शायद वैक्सीन लगाना ठीक नहीं है। वो ये नहीं समझ पाते कि वो खुद वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। तो ये जरूर क्लैरिटी दीजिए लोगों को। देखिए अंजलि, ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है और मेरे को भी बहुत लोगों ने रीच आउट करके मेरे से पूछा है कि डॉक्टर साहब, मेरे को हृदय की बीमारी है, मुझे फेफड़ों की बीमारी है, मेरे को डायबिटीज है, मैं क्या वैक्सीन लूं ना लूं? और इसका आंसर है यस, एब्सोल्युटली 100% आप वैक्सीन लीजिए, क्योंकि जो लोग जिनको अन्य और बीमारियां होती हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, तो वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ा देता है कोविड के लिए। तो ये बहुत ही अहम चीज है और ये बहुत जरूरी है कि इन सब लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। और अगर आपको फेफड़ों की बीमारी है तो आपके फेफड़े वैसे ही कमजोर हैं, कोविड में और फेफड़ों के ऊपर अटैक होता है तो आपके फेफड़े और कमजोर हो सकते हैं। तो जरूर आप वैक्सीन लीजिए और आप वैक्सीन लगवाइए। और जो आज की तारीख में सिर्फ दो सबसेट ऑफ लोग हैं जिनके ऊपर वैक्सीन का भी 100% नहीं आया, जो इंडियन जो कोविशील्ड बोले या कोवैक्सिन बोले, तो वो है, एक है गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट वुमेन में आज की तारीख में कहते हैं थोड़ा आप वैक्सीन ना लगवाएं। एंड द अदर इज पीपल लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 साल से कम की उम्र के लोग हैं, उनके लिए वैक्सीन जो है अभी अवेलेबल नहीं है और स्टडीज नहीं आई हैं। लेकिन जो बाकी सब लोग हैं
बहुत जरूरी है कि आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको कैंसर हो, चाहे आपको कोई भी और बीमारी हो, अब जरूर वैक्सीन के बारे में सोचें, वैक्सीन लगवाएं। अगर कोई प्रश्न है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले और उनसे सलाह करें। जी, शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता। तो आप लोगों को समझना होगा, आपके लिए तो पहले वैक्सीन खोल दी गई थी। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है तो इस बात को समझें। शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते हम अपने दर्शकों को फाइजर की वैक्सीन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। अक्सर लोग बहुत पूछते हैं कि फाइजर की वैक्सीन भारत कब आएगी, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि फाइजर की वैक्सीन में कुछ अड़चनें हैं जिसकी वजह से वो भारत अभी नहीं आ पा रही है, लेकिन जल्द ही उम्मीद है कि आएगी, क्योंकि भारत सरकार से बातचीत चल रही है। दरअसल हमारी सरकार ने अमेरिका, यूके, यूरोप, जापान और WHO की स्वीकृति वाली सभी वैक्सीन को आपात लाइसेंस देने की बात कही और उसके लिए वो तैयार भी हो गए, उसकी मंजूरी दे दी गई। लेकिन फाइजर की जो वैक्सीन है, जो कि फिलहाल अमेरिका, यूके, यूरोप, इन सभी जगहों पर इस्तेमाल की जा रही है, उसकी ये मांग है कि वो इंडेमनिटी बॉन्ड्स पर भारत का हस्ताक्षर चाहते हैं। यानी कि वो किसी भी तरह का कानूनी पचड़ा आगे जाकर अगर होता है तो वो चाहते हैं कि हमें कोई सू न कर सके। अगर उनकी वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट होता है तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, यानी कि जो केस किया जाता है वो न किया जा सके। ये फाइजर चाहता है और ये वो भारत की तरफ से अश्योरेंस चाहता है, जो कि भारत अभी देने में थोड़ी आनाकानी कर रहा है। फाइजर का कहना है कि इस तरह का करार उसने सभी देशों के साथ किया है। तो जब तक ये दिक्कत दूर नहीं हो जाती तब तक फाइजर का शायद भारत में आना मुश्किल रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आएगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि डबल मास्क जरूर पहने अगर दफ्तर जाते हैं, क्योंकि बंद कमरों में ही फैलता है कोरोना का वायरस, इसलिए जरूर पहने। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।